तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स नोमेनक्लेचर। तो इसको आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। काफी बच्चों ने हो सकता है पढ़ भी लिया हो, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको एक नए टच के साथ पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको कुछ और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, यकीनन कुछ नया जरूर होगा। और बुक जो है ज्यादातर फॉलो हम कर रहे हैं वो स्कॉलर की बुक कर रहे हैं, ठीक है जी। आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि अच्छी बुक है ये, तो आप इस बुक से भी मतलब सारा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक दो बच्चे थोड़े रह गए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि उनसे ज्वाइन, मुझे लगता है उन्होंने ये जूम का सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं किया होगा, तभी लिंक उनको नहीं पहुंच पा रहा है। देखें बेटा, इसमें ऐसा है कि ये चैप्टर नंबर है 13 चैप्टर जो है हमारे पास वो बेसिकली इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे इससे चैप्टर नंबर 13 में ही काम नहीं आ रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे आप अगर पढ़ चुके हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट की हुई थी, मैंने भी ऑर्गेनिक ही पढ़ाई अपने कॉलेज में, तो हम डिफरेंट जगहों पर बेंजीन के साथ नाम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहरहाल बेंजीन के साथ पढ़ते हैं या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव पढ़ते हैं, बेंजीन से कुछ बनाना सीखते हैं। तो ये बेंजीन पढ़ चुके हैं आप। इसके साथ साथ बेंजीन के ऊपर आपने किस जगह पे COOH लगा भी देखा है, मतलब बेंजीन भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। इस तरह डायरेक्टली भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे रिएक्शन है, जिससे आपने अल्केन तैयार किया है, अल्कीन तैयार किया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहरहाल वो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि वो चैप्टर नंबर है तो 13, लेकिन पिछले चैप्टर नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिलता है। तो बहरहाल मैं ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा समझाते हैं कि किस तरह का है नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये होता क्या है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है कुछ ना कुछ। देखें भाई, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, मतलब ये बेसिकली किस तरह से परफॉर्म होगा। इसमें होता ही है कि हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। अगर इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल, इसी तरह से एक और ग्रुप है दैट इज कॉल्ड OH ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप का नाम हो गया OH और एक का नाम हो गया आपके पास क्या, कार्बोनाइल। अब आगे क्या करना है, इन दोनों को हमने मिलाना है। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हम रख लेते हैं OH, ठीक है जी। अब ये जो ग्रुप है इसका नाम है कार्बोक्साइल, यानी कार्बोनाइल ग्रुप से हमने क्या लिया है, कार्ब, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप से हमने लिया है ऑक्साइल। तो ये बन गया कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है जी, पूरा का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप। अब इस कार्बोक्साइल ग्रुप को अगर हम चेंज करना चाहें तो एक जगह से ही चेंज कर सकते हैं, और वो जगह कौन सी है, वो जगह आपको मिलेगी ये वाली, ठीक है। मतलब जिसको मैंने यहाँ पर R से शो किया है, या आप R की जगह पर कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप लगा सकते हैं AR, ठीक है जी। तो AR क्या है, AR फॉर एरोमेटिक, R क्या है जी, अल्काइल। मतलब हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो बात समझाई गई है वो ये कि इस C डबल बॉन्ड OH को ऐसे भी सादा लिख सकते हैं, के साथ आपने क्या लगाना है, ये चीज बहुत ही अहम है। यानी आपके कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ना वो खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे नए किस्म के कंपाउंड्स के अंदर। इसी हिसाब से हम इसी को नोमेनक्लेचर भी, मतलब इसको नाम भी देते हैं, और इसके साथ साथ इसकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अच्छा, बहरहाल हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। फिलहाल हमने अभी एक ही जिक्र किया है बात का, और वो ये है कि हमारे पास क्या है जी, हमारे पास दो किस्म के ग्रुप हैं, नंबर 1 कार्बोनाइल, नंबर 2 हाइड्रोक्साइल। इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बनाया, हमने बनाया कार्बोक्साइल, ठीक है। अच्छा, ये सबको विजिबल है, मतलब आप मुझे वैसे बता सकते हैं। चलो, ये कौन सा बच्चा बात कर रहा था अभी, जी मोहम्मद, जी सर, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, ठीक है ना, आवाज आ रही है, नजर भी आ रही है, विजिबल है, इतना बड़ा काफी हद तक नजर आ रहा है मोबाइल पर भी। जी सर आ रही है, बिल्कुल साहब। बिल्कुल ठीक है, यानी ये होना चाहिए कि जी जी कोई चीज बोलिए। अगर विजिबल ना तो मुझे बता देंगे, ताकि वो छोटा या बड़ा उसको कर लिया जाए जितना हद तक आपको मोबाइल पे, क्योंकि लैपटॉप पे तो विजिबल है, लेकिन मोबाइल पर कितना है वो भी हमने देखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं एक छोटी सी और स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड हमें बता रही है कि क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम करते हैं दो किस्म की बुनियाद पर। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, वो जो मैंने अभी बताया ना कि आपके पास COOH है ग्रुप, और उसके साथ
जो आपको ये मिल रहा है, मतलब हिस्सा जिसको मैंने कहा था आर या फिर मैंने बोला है ए आर, यही साइड चेन है। मैं इसको दोबारा से जरा सा आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास कहलाता है साइड चेन। तो हमने यहाँ पर साइड चेन बना ली है। अब इसी के एतबार से आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। अगर तो आपने यहाँ पर आर लगा दिया तो ये बन जाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपने इसकी जगह पर कुछ और लगा दिया, जैसे मिसाल के तौर पर ए आर एरोमेटिक, या आप इसको एक और लफ्ज से भी पुकार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, यानी फिनाइल का मतलब है C6H5 ग्रुप लगा दें तो भी आपके पास ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर इसके अलावा इसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए तो फिर ये फिनाइल नहीं रहेगा, फिर ये एक बड़ा यानी बड़ी टर्म बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एराइल। एराइल मींस एरोमेटिक। ठीक है जी। तो ये था जी सिंपल सा एक तस्वर कि आप जब इसको डिफाइन करेंगे तो एलिफेटिक के तौर पे भी कर सकते हैं और एरोमेटिक के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं। अब उनका हम क्या करें जो नहीं कर पाएंगे, चलें अच्छा उनको फिर हम बाद में गाइड करेंगे कि भाई किस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरे पास तकरीबन 2-3 यहाँ पर क्या कहते हैं स्क्रीन लगी हुई हैं और उसमें मुख्तलिफ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा। ओके, अच्छा जी, देखिए जी, अब हमने करना है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को। ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। भाई इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अभी देख लेते हैं। देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास आर ग्रुप है, इसको अगर सादा तरीके से बयान करें तो दैट इज कॉल्ड CH3। CH3 का मतलब है मिथाइल। तो ये आपने जहन में रख लिया कि मिथाइल। भाई मिथाइल क्या होता है, अगर आपके पास सपोज कीजिए मीथेन है CH4, अगर आप इसमें से एक H निकाल देंगे तो जो बाकी आपके पास बचेगा, ये जो बाकी बचेगा दैट इज कॉल्ड CH3। लेकिन ये आगे जुड़ सकता है। तो CH4 क्या है, ये CH4 है मीथेन, और CH3 क्या है, मिथाइल। ये मैं कई तो बता चुका हूं, जो बच्चे ऑर्गेनिक अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए उनके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक आपके पास मिथाइल है और एक आपके पास मीथेन है। इसी तरीके से अगर आप इसे चेंज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, मीथेन की जगह रख लेते हैं इथेन, तो एक एच निकालने पर इथाइल। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, वगैरह वगैरह। तो आपने आर की जगह यही सब कुछ लगाना है। तो देखिए मैं लगा के दिखाता हूं आपको। तो हम लगा रहे हैं CH3, और फिर इसके बाद आगे वही जो हमें पता है, क्या पता है भाई, COOH। हाँ जी, ये हमारे पास पहली एग्जांपल हो गई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है जी। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? हम्म, मिथाइल कार्बोक्साइड। हाँ जी, हाँ जी, इसको बेटा बताते हैं अभी आपको। हाँ जी, इसका नाम ये है, नाम कैसे देते हैं वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा जब हम आया यानी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पर लिखा गया है कि ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम दोबारा से एक और बात करते हैं। जैसे देखें COOH, ये आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके साथ हमने क्या लगाना है, जैसे मैंने अभी बोला कि आप बेंजीन की तरह, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन अगर आप उसकी जगह पे लगा देंगे एक H निकाल कर तो ये बन जाता है, क्योंकि एक जब तक नहीं निकलेगा बेंजीन में कोई चीज और ऐड नहीं होगी, या कह लीजिए वो बॉन्डेड नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया जी एलिफेटिक जो हमने अभी जिक्र किया, और दूसरा हमने क्या जिक्र किया, एरोमेटिक। ये सिंपलेस्ट एलिफेटिक और सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड लिखे गए हैं आपकी बुक में। वैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड काफी हद तक कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपने एहतियात से करना है बेटा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं कुछ, अभी हम आयोपिक नोमेनक्लेचर की तरफ भी जाएंगे और कॉमन नोमेनक्लेचर की तरफ भी जाएंगे, तो वहां पर आपको इनको नेम देने भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल अब तक समझ में आया कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, कि भाई साइड चेन कौन सी है। और वो साइड चेन हमने कहा आर भी हो सकती है, जैसे कि यहां हमने जिक्र किया, ये हमारे पास आर, ठीक है ना, और ये हमने यहां पर भी लिखा है। तो आपके पास देखें R CH3CH3। इस तरह दूसरी दफा हमने क्या पढ़ा कि भाई वो एरोमेटिक भी हो सकती है, जैसे कि ये हमने लिखा।
तो इसी बुनियाद पर हमने तरतीब देना है। आगे जाके बहुत सी एग्जांपल आएंगी, जब आप एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि भाई किस तरह से काम होता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोबारा से, लेकिन अब बेस तब्दील कर दी गई है। जो बेस हमारे पास है वो है नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी जो COOH है आपके पास, ये कितनी दफा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो इसी अंदाज से, जैसे हमने कहा 1 टाइम, अगर 1 टाइम होगा तो उसे कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 दफा होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह 3 ट्राई, ज्यादा भी हुए तो पॉली। लेकिन जो ट्राई या पॉली है, ये हमें बहुत कम एग्जांपल मिलती है, हमारी बुक में कोई एग्जांपल इस तरह की नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, वरना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन कैसी, देखो फॉर एग्जांपल हम जिक्र करते हैं, ये हमारे पास एक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना होगा तो हम यहां लगा देंगे। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोलते हैं, इसको कार्बोक्साइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, कार्बोक्साइल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अब ये तो हो गया जी 1 टाइम, मतलब हमने जैसे अभी किया कि ये हमारे पास एक दफा ग्रुप आ गया। लेकिन अगर यही ग्रुप अब 2 दफा लगाएंगे तो दरमियान में तो कहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगी। सपोज कीजिए हम दूसरी दफा लगाएंगे तो फिर यहां पे लगाएंगे, तो दूसरी दफा हम यहां पे लगाएंगे तो अब साइट कवर हो गई है। अब कहेंगे सर तीसरा किधर लगाएं, तो तीसरे की एग्जांपल यहां पर आती है, तो इधर आपको लगाना पड़ेगा पूरा COOH ग्रुप। तो अगर एक सिंपल चेन का जिक्र करें तो सिंपल चेन में आप देख रहे हो कि कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है और वो शामिल हो रहा है, ये थोड़ा सा आप जाके नोमेनक्लेचर देखेंगे तो समझ में कुछ और आएगा कि इसको हम कहते हैं कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब मसला ये है कि शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो नोमेनक्लेचर कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो उसमें होता ये है कि जब हम कार्बन को चेन, यानी कार्बन चेन को जब हम नेम देते हैं या नंबरिंग देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हों वो उस चेन का हिस्सा हों, ठीक है। यानी बेसिकली आपने समझा हुआ है कि अगर एक या दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, फंक्शनल ग्रुप से मुराद है चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो एल्डिहाइडिक हो, या क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, क्लोरोब्रोमो हो, तो कोशिश करते हैं कि जो प्रेफर्ड ग्रुप होते हैं वो एक साथ एक ही चेन के अंदर आए, बेशक चेन छोटी ही क्यों ना आपको चूज करनी पड़े। अगर इसी सिलसिले में अगर आप दोबारा यहां पर देखो तो देखो अब आप कैसे शामिल कर सकते हो इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी सिंगल स्ट्रेट और कंटिन्यूअस चेन के अंदर, ये पॉसिबल नहीं होता। तो बहरहाल ये नहीं कि ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड है, इसका भी नेम होता है, पर ये हमारी बुक के अंदर नहीं है। बट बताया ये है कि पोली और ट्राई कम देखने को मिलेंगे आपको, जबकि इसके अलावा यानी पोली और ट्राई ये आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मोनो और डाई आपकी बुक में ज्यादा होंगे, तो वहां पर आप इसको देख सकेंगे, ठीक है जी। अब वो ऐसा करते हैं, इसी को ही आगे लेके चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, वहां मोनो डाई ट्राई के बारे में जिक्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बात है, वो ये है कि हम नाम देने लगे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है सम कॉमन डिराइव्ड नेम्स। अब कॉमन डिराइव्ड नेम क्या है? डिराइव नेम जैसे पिछले चैप्टर्स में है ऑर्गेनिक के अंदर, कुछ नेम होते हैं कॉमन नेम, ठीक है, और कुछ होते हैं आयोपिक। जो कॉमन नेम होते हैं वो कहीं ना कहीं से उसका एक सोर्स बनता है, या वो कह लें डिराइव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये पढ़ते हैं जी मीथेन गैस है, वो मार्शी प्लेसेस से उसकी डिराइवेशन है, सोर्स है। तो जगह की बुनियाद पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे बार्बिटरिक एसिड, ठीक है। तो या बार्बिटूरिक एसिड आपके पास एक और एसिड है, वो एक फिलहाल एक कॉम्प्लेक्स एसिड है, बारबरा के नाम पर है। तो कुछ नाम पर हैं और कुछ आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, जगह के हिसाब से हैं, कुछ वो कहाँ पाए जाते हैं या किस खास सोर्स से बनते हैं। तो ये सब के सब जो होते हैं वही वजह बन जाते हैं नाम देने की, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने उसमें से चंद एक चूज किए हैं जो हमारी किताब के हिसाब से कुछ अहम है और कुछ एंट्री टेस्ट के हिसाब से भी अहम है, तो हम वही अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से नाम है। तो देखें जी, हमारे पास एक नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर फॉर्मिका, सही। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये देखें, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड।
अब फॉर्मिक एसिड का आगे लिखा है फॉर्मिका। फॉर्मिका एक्चुअली क्या है? फॉर्मिका है चूंटी को कहते हैं, मतलब आंत को। इसके पाया जाता है डंग के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिराइव किया जा सकता है इस हिसाब से फॉर्मिक एसिड, कुछ मतलब बनाया गया। मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि आपने एग्जैक्टली वही लफ्ज लेना है, उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता नाम रखा जा सकता है। तो ठीक है जी, ये हो गया जी फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से एसीटम सिरके के अंदर होता है, तो हम इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, एसीटम से एस्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा देखें इसमें कुछ में तरतीब है, कुछ खास तरतीब, कुछ खास कैसी है? तरतीब कुछ ऐसे है कि फॉर्मिक एसिड है तो ये एक कार्बन वाला एसिड है। मैं कुछ थोड़ा डिफाइन करता हूं आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। देखें कैसे, ये आपके पास है जी एक कार्बन, ठीक है, इसको आपने एसिड बना लेना है, ये आपके पास बन गया एसिड, ठीक है। सी, सॉरी, COOH, ठीक है जी। अब COOH एक कार्बन वाला एसिड है, यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर आपने लगाना है H, क्योंकि अगर आपने R लगाया तो हो सकता है कि उसमें मिथाइल, देखिए R का मतलब ना अक्सर औकात हम दो तरह से ले लेते हैं। यानी R का मतलब यूं भी लेते हैं कि R मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। और इसके अलावा कभी कभी बुक्स R की जगह पे H भी शो करती हैं, मतलब जहां H शो करना वहां R भी शो कर देती हैं। और जैसे और कार्बन की जगह पे भी आर शो करती हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपकी किताब से थोड़ा बाहर है, तो उसमें ऐसा होता है कि सम टाइम, जैसे कि देखें ये आपके पास है सी, और किताबें ऐसे लिख देती हैं आर आर आर, और वो लिखती हैं आगे जाकर कि आर में बी एच और एनी अल्काइल ग्रुप। तो आर का मतलब एच भी लिया जाता है, तो कहीं अगर किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं उसको वहां कवर नहीं करना चाह रहा, वो बड़ी क्लासेस का टॉपिक है। बट ये है कि अब आपको समझ में आ गया कि एक कार्बन वाला एसिड ये होता है। अब ये पहला एसिड था। इसके बाद हम आते हैं दूसरे एसिड की तरफ, वो क्या है? वो है एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड में क्या है? एस्टिक एसिड में एक्चुअली आपके पास आपने दो कार्बन लगा लेने हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको यहाँ करीब करीब लिख देता हूं, शायद आपको नजर आ रहा है, छोटा करके लिखते हैं सी, और ये भी आपके पास सी। अब आपने यहां पर क्या लगाना है? OOH, ठीक है। अब दो कार्बन वाला हो गया। अच्छा, कुछ ये लोग ना समझें कि भाई वो अकेला ही मतलब सी है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां पर मैं वैलेंसी जस्टिफाई ना करूं वहां जस्टिफाई आपने खुद करनी है। जैसे कार्बन के साथ 3 H होने चाहिए, तो ये CH3COOH, ऐसे एस्टिक एसिड बोलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कार्बन की गिनती के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो पहला कार्बन जो है आपके पास वो क्या था? वो आपके पास था फॉर्मिक एसिड, फिर आपके पास एस्टिक एसिड, फिर तीसरे नंबर पर जाहिर सी बात है, अब जो अगर आपने सीख लिया है तो सी, सी और एक सी, कितनी दफा सी हो गया? ये आपके पास 3 दफा, और आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब इसका नाम बन जाएगा प्रोपियानिक एसिड। हाँ जी, अब ये कहां से आया है? ये प्रोपियनाइल को एंजाइम ए, ये आपके पास एक एस्टर है। जब एस्टर जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइज होता है, तो वो एक एंजाइम की मौजूदगी में, या कह लीजिए वो एक एंजाइम से होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपिनाइल कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए है जिसके नाम पर हमने ये नाम रखा है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। ये बटर के अंदर होता है, ब्यूटायरम बटर को कहते हैं। आमतौर पर जब मक्खन खट्टा होने लगता है, यानी बल्कि कड़वा आप कह लीजिए होता रहता है, तो उसमें एक एसिड की मिकदार बढ़ रही होती है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटायरम। ठीक है जी, या आप उसको कह लें ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरम मतलब बटर, और उसमें जो एसिड है उसको हमने नाम दिया है ब्यूटायरिक एसिड। फिर है जी वेलेरिक एसिड। ये मैंने आपको यहाँ पर एक पौधा दिखाया है, देखें गौर से। इस पौधे में ये जो आपको पता नजर आ रहा है, दैट इज विलेरिन, ये है पौधे का नाम, विलेरिन। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी रूट होती है, ये आपके पास इसकी रूट है। तो रूट के अंदर से या रूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक एसिड निकलता है, दैट एसिड इज कॉल्ड वेलेरिक एसिड। और तरतीब वही चल रही है। कार्बन की तादाद इसमें कितनी होगी? 4, 1 2 3 4, और इसमें कितनी होगी वेलेरिक एसिड में? 5, 1 2 3, ठीक है ना, ये 4 और ये 5, बाकी आप आगे OOH लगा लेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारी जो मीटिंग का टाइम है ना, ये एक्चुअली 40 मिनट होता है। थोड़ा सा शुरू में हमारे लिए मुश्किलात आई हैं, तो हम वो नहीं, मतलब तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर पाए। ये भी 4 मिनट बाद, तकरीबन 3-4 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम दोबारा भी आ जाएंगे। लास्ट आयोपेक नोमेनक्लेचर में आपको करवा दूंगा साथ साथ ही, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि आयोपेक नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, कैसे, क्या कहते हैं? अगर आप लोग बैठते हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं,
नोमेनक्लेचर मैं करवा देता हूँ इसका, अदरवाइज ये है कि फिर मीटिंग कल भी की जा सकती है, क्योंकि 2-3 दिन डेमो क्लासेस चलेंगी जब तक हम थोड़ा सा इस परेशानी से दूर ना हो जाए, जो हमें मतलब आती हैं साथ-साथ। अच्छा देखें जी जी, सर, आपने नोमेनक्लेचर माशाल्लाह आपने वीडियोस दी हैं यूट्यूब पर, जबरदस्त भी हैं, वहाँ पर सीखे भी हैं सर। चलें ठीक, ठीक, ठीक। देखें जी, वैलेरिक एसिड आपके पास आ गया, आखिर में आता है जी कैपरोइक एसिड। कैपर कैपर क्या है जी? कैपर आपके पास है, कहते हैं गॉट, बकरी को। बकरी जब आप किसी रेवड़ के पास जाते हैं, बकरियों का रेवड़ होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक खास स्मेल आ रही होती है। तो वही एक्चुअली होता ही है कि स्मेल उनके जिस्म से भी आती है, सम टाइम उनके यूरिन से भी, जो डिकम्पोजिशन होती है उसकी वजह से भी आती है। तो वो जो एक खास स्मेल है, वो स्मेल पाई जाती है उस एसिड में जिसमें कार्बन की गिनती कितनी हो जाएगी, 6। यानी हम उसको अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड इस तरह से 6। तो ये आपके पास COOH, ठीक है जी। बाकी H की गिनती आप यानी H खुद लगा लेंगे, CH3 शुरू में आएगा, बाकी हर जगह पर CH2 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 आएगा। ये जी सिंपल सा आपके पास एक डिराइव्ड नेम थे कि ये एक्चुअली आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, तो वहां पर आपने इसको करना होता है। बहरहाल ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक टॉपिक रखा था मजीद आगे, मैं इस पे दिखा देता हूँ। ये आपके पास है, ठीक है जी। ये आखिरी हमारे 1-2 मिनट रहते हैं इसमें। गौर से देखें तो कॉमन नेम्स भी हैं हमारे पास और आयोपिक नेम्स भी हैं, तो आपने इसको देख लेना है। देखें भाई, एक कार्बन वाला एसिड है आपके पास, अगर थोड़ा सा नजर आ जाए तो ये रहा जी, ये आपके पास एक कार्बन वाला एसिड है, तो इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अभी बताया मैंने, जैसे शुरू शुरू में फॉर्मिका से डिराइव हुआ है, लेकिन एक कार्बन है तो उसे कहना है मेथ। और मीथेन क्या होता है जी? समझ लीजिए सबसे पेरेंट नेम। तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, दो को कहते हैं एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे आगे चल रहा है, जैसे आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो वहां पर क्या है, मीथेन का ई हटाकर ओइक एसिड लगाना है, बस यही आपने करना है। ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है आखिर में ओइक एसिड। थोड़ा सा नजर आ रहा है ये आप लोगों को? क्या कहते हैं, या इतना छोटा नजर नहीं आता मतलब? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से दो कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बुटानोइक एसिड, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आपके पास अब एक रह गया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपके पास यानी ऐसे जिसमें कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड की तादाद ज्यादा हो। तो इसके कुछ आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, COH ट्वाइस, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। वो फिलहाल मैंने आयोपेक आपको भी सिखाया नहीं है, लेकिन अगर आपने वहां सीखा हुआ है तो फिर वो आ जाएगा। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये क्या है, इसमें कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है और एटलीस्ट आपके पास क्या है, दो दो क्या कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो ये तरतीब से है, दो कार्बन वाला, फिर उसके बाद 3 कार्बन वाला, फिर 4 5 6, ठीक है ना? और आखिरी वाले जरा मुख्तलिफ हैं। तो ये आपके पास तरतीब हो, ये भी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? ये आपके पास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्या कहते हैं मीटिंग। इंशाल्लाह कल फिर एक डेमो होगा, उसमें मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ा, यानी बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाएंगे कुछ। और जैसे जैसे 2-3 दिन चलेगी तो जो टेक्नोलॉजी से हमारा एक इंटरेक्शन है वो बेहतर हो जाएगा। मतलब पता लग जाएगा कि भाई इस तरह से हम ले सकते हैं। बाकी आप मुझे बताएंगे किस तरह की चीजें मजीद ऐड करनी चाहिए, क्या ज्यादा बेहतर तरीकाकार मजीद हो सकता है। ये आपके पास एक समझ लीजिए एक बेस्ट वे है, वैसे जो इंटरनेशनल तरीके से जो पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर इसी तरीके से हम काम करते हैं। तो उम्मीद है कि काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या ख्याल है, लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जब कभी भी आपकी वीडियोस देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस दिन अल्लाह ताला से इतना मतलब कि नफल पड़े, या अल्लाह आपने कैसा टीचर मुझे दिया है यूट्यूब पर। यकीन करोगे सर, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, ये तो मुझे इतना मुश्किल लगता था। मैंने आपकी वीडियो पा ली, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह आपकी मेहरबानी, ये आपने मुझे टीचर दिया, इसको ब्लेस करो हाँ या जी, अल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ताला का ही आपको शुक्र होता है जी, अल्लाह ताला इंसान के दिल में डाल देता है। चलें कोई नहीं, ये इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहेंगे। उम्मीद यही है कि इस तरह की क्लासेस भी होती रहेंगी और साथ-साथ जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देंगे। फिर मैं ऐसे करूँगा कि या तो उसको वीडियो में आंसर कर दूँगा, या आसान हुए तो फिर वहीं पर ही उसको बताया जा सकता है। ठीक है जी, बाकी आपसे मेरा ताल्लुक रहेगा व्हाट्सएप, मैंने तो खैर एक ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप का, ये आपके पास जो है ना क्या कहते हैं एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है, इसमें आपको पता ही लगता कौन किसके साथ है। अदरवाइज ये है कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें आपकी प्राइवेसी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है जी, मेरा ख्याल से टाइम 1-2 मिनट देते हैं वो एक्स्ट्रा, तो वो बहरहाल खत्म होने वाला है, मेरा ख्याल 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें।
चलें, आज फर्स्ट मीटिंग में ऐसा होता है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आई थिंक, उसके बाद फिर 40 मिनट्स की होती है। हाँ जी, और कुछ कोई कहना चाहता है? बाकी आप सबका शुक्रिया, आप लोग बेटा मुझे सपोर्ट भी करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं भी कोशिश करता हूँ दिल से कि आप लोगों के लिए काम किया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज नहीं अटेंड कर सके, वो शायद किसी परेशानी होगी उनको कोई, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 1-2 दिन तक। ठीक है, सर कोई जी, मैं क्वेश्चन? आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि सर जितनी हो सके सर आप यूट्यूब पर वीडियो डालते जाएँ, जल्द से जल्द हमारे सेकंड ईयर में अच्छा नंबर आ जाए। आपसे अगर इंशाल्लाह सीखे हैं तो मेरे ख्याल में से मेरे नंबर तो हाईएस्ट मार्क्स आएँगे सर हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, आपकी अपनी मेहनत पर है। टीचर होता है गाइडेंस के लिए, वो आपको गाइड करता है। लेकिन अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए परेशानी तो होगी ना। सर टीचर इस तरह नहीं पढ़ाते हैं जिस तरह माशाल्लाह आप पढ़ाते हैं, मतलब हर चीज़ क्लियर कराते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। प्लीज़ सर जितना हो सके आप यूट्यूब पर सर वीडियोज़ अपनी अपलोड करते जाएँ सर। हुँ, इंशाल्लाह ऐसे होगा, कोई परेशानी की बात नहीं, वो भी होते रहेगा। असल में होता ये है बेटा कि चलें मैं आपको गाइड कर दूँगा, बता दूँगा, वो तरीकाकार चलता रहेगा उसमें भी। कोशिश यही रहती मेरी कि इस साल में कंप्लीट कर लूँ, लेकिन हमारे पास असल में बेटा टाइम का भी बहुत इश्यू होता है, और क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं हालाँकि फुल कोशिश करता रहा हूँ कि इस तरह काम करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ बहरहाल। इसके लिए आपसे माज़रत है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ बेहतरी आगे जाकर। थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू। बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, जीते रहें। हाफ़िज़ सर।